दोस्तों हज 2025 के लिए स्टेट हज इंस्पेक्टर्स यानी जिन्हें पहले खादिमुल हुज्जाज कहा जाता था, उनका एप्लीकेशन हज कमेटी ने चालू कर दिया है 20 दिसंबर 2024 से एक सर्कुलर के जरिए। इसका सर्कुलर नंबर है 20। तो 20 नंबर सर्कुलर के जरिए जो स्टेट हज इंस्पेक्टर यानी खादिमुल हुज्जाज का जो एप्लीकेशन चालू किया गया है वो क्या है, स्टेट हज इंस्पेक्टर के लिए कौन कौन लोग एप्लीकेशन कर सकते हैं, एप्लीकेशन कब तक कर सकते हैं, ये सारी चीजों के बारे में आज हम बात करेंगे इसी वीडियो में। तो वीडियो को आखिर तक देखिए, इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद रियाज, आप देख रहे हैं हमारी हज 2025 की वीडियो सीरीज। दोस्तों 20 दिसंबर को हज कमेटी ने सर्कुलर नंबर 20 जारी किया, जिसके तहत स्टेट हज इंस्पेक्टर के सिलेक्शन का प्रोसेस का उन्होंने जो है कि इन्विटेशन दिया, उसका जो एप्लीकेशन है उसको चालू कर दिया है। तो इस सर्कुलर में क्या क्या चीजें हैं हम लोग जो है कि देख लेते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले हम लोग हज कमेटी की साइट पे चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं सर्कुलर्स के अंदर सर्कुलर नंबर 20 जो कि 20/12/2024 को रिलीज किया गया है, और उसमें क्या क्या चीजें हैं। सिलेक्शन ऑफ स्टेट हज इंस्पेक्टर अर्लियर नोन एज खादिमुल हुज्जाज फॉर हज 2025। तो हम लोग ये जो सर्कुलर उसको खोल लेते हैं और देखते हैं कि उसमें क्या क्या चीजें हैं। तो सर्कुलर आप देख सकते हैं कि हज 2025 20 नंबर सर्कुलर है। सब्जेक्ट सिलेक्शन ऑफ स्टेट हज इंस्पेक्टर अर्लियर नोन एज खादिमुल हुज्जाज फॉर हज 2025, यानी कि स्टेट हज इंस्पेक्टर का चुनाव जिन्हें पहले खादिमुल हुज्जाज के नाम से जाना जाता था हज 2025 के लिए। तो इसमें उन्होंने बताया हुआ है कि स्टेट हज इंस्पेक्टर जो है कि वो एक बहुत ही अहम की रोल अदा करते हैं हाजियों को उनका हज जर्नी को कंप्लीट कराने के लिए, उस टाइम पे उनको असिस्ट करने के लिए। और ये जो स्टेट हज इंस्पेक्टर होते हैं वो जो है कि सब स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज से जो है कि डिप्यूट किए जाते हैं, वहां से लगाए जाते हैं, और इनका जो सिलेक्शन होता है वो हज कमेटी के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उसके हिसाब किया जाता है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंदर आता है, यानी कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के अंतर्गत आता है। और इन जो खादिमुल हुज्जाज होंगे या स्टेट हज इंस्पेक्टर होंगे उनको जो है कि काउंसलेट जनरल ऑफ इंडिया जिद्दा यानी सीजीआई जिद्दा जिन्हें कहा जाता है, उनके साथ जो है कि उनको असिस्ट करेंगे, उनके साथ वो काम करेंगे। और सर्विसेज को अच्छा बनाने के लिए जरूरी है कि जो भी कोटा अलाउट किया गया है स्टेट हज इंस्पेक्टर के लिए वो पूरा का पूरा यूज हुए। और इसके जो खर्चे होते हैं वो आधा स्टेट हज कमेटी यानी जिस स्टेट से वो खादिमुल हुज्जाज सेलेक्ट किए जाते हैं वो देती है, और आधा जो है कि हज कमेटी ऑफ इंडिया यानी सेंट्रल हज कमेटी देती है। जैसा कि पहले के सालों में खादिमुल हुज्जाज जो होते थे वो 300 हाजियों पे एक खादिमुल हुज्जाज या जो है कि 200 हाजियों पे एक खादिमुल हुज्जाज होते थे। इस साल उसको और अच्छा बनाने के लिए और कम उनको जो है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी देने के लिए, जिससे कि और अच्छा काम कर सके, 150 हाजियों पे एक खादिमुल हुज्जाज यानी एक स्टेट हज इंस्पेक्टर सेलेक्ट किया जाएगा। यानी कि जो एक स्टेट हज इंस्पेक्टर होंगे उनके मातहत 150 हाजी होंगे, 150 हाजियों को उनको मैनेज करना रहेगा। और जिसके रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो क्या है वो उन्होंने नीचे दिया हुआ है। तो जो सबसे बड़ी चीज है वो ये है कि जो इसका एप्लीकेशन होगा वो ऑनलाइन एप्लीकेशन होगा। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं हज कमेटी की साइट पे यहाँ पे एक नया एप्लीकेशन चालू हो गया, SHI एप्लीकेशन लॉगिन, यानी कि स्टेट हज इंस्पेक्टर का लॉगिन। तो यहाँ पे इस तरह से यहाँ से आपको जाके लॉगिन कर लेना है और बाकी का फॉर्म फिलअप करना है। पहले यहाँ रजिस्टर करना पड़ेगा आपको। वापस से आ जाते हैं अपने सर्कुलर पे। तो उनको जो है कि एप्लीकेशन करना है ऑनलाइन और सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं हज कमेटी की साइट पे। और उनका जो रिक्वायरमेंट सबसे पहला वो है कि उनके पास एक मशीन रीडेबल इंटरनेशनल इंडियन पासपोर्ट होना चाहिए, जिसकी वैलिडिटी कम से कम 15 जनवरी 2026 होना चाहिए। जो कि आपको मालूम होगा कि शुरू से ही ये बताया जा रहा है कि जितने भी हाजी जाएंगे, जो भी हज पे लोग जाएंगे, उनका जो पासपोर्ट का जो एक्सपायरी डेट होना चाहिए, वैलिडिटी होना चाहिए, वो कम से कम 15 जनवरी 2026 होना चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए। और ये जो एप्लीकेशन है वो चालू हो गया 20 तारीख से। उसका जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन का वो 4 जनवरी 2025 है, यानी कि 14 दिन का 15 दिन का टाइम है। तो जिनको भी एप्लीकेशन करना है वो टाइम फ्रेम समझ ले, क्योंकि 20 दिसंबर से चालू हो गया एप्लीकेशन और 4 जनवरी उसका लास्ट डेट है, उसके पहले आपका एप्लीकेशन कर देना है। जो भी स्टेट हज इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनकी उम्र 4 जनवरी 2025 को 50 साल या उससे कम होनी चाहिए, यानी कि जो अप्लाई करना चाहते हैं उनका डेट ऑफ बर्थ 4 जनवरी 1975 तक होनी चाहिए, 75 या उससे बाद का होना चाहिए, उसके पहले का नहीं चलेगा। और ऐसे खादिमुल हुज्जाज यानी स्टेट हज इंस्पेक्टर जो पहले बहुत अच्छा काम किए हैं उसमें से 20% जो है कि लोगों को फिर से सेलेक्ट किया जाएगा, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया हुआ है, जिनके बारे में सीजीआई जिद्दा ने
बताया हुआ कि इनका काम बहुत अच्छा था और हाजियों ने बताया कि इनका काम बहुत सेटिस्फैक्ट्री था, तो उनको जो है कि 20% ऐसे मतलब रिपीटर जो खादिमुल हुज्जाज होंगे उनको भी लिया जाएगा, लेकिन मैक्सिमम 20%। मतलब अप्लाई तो हो सकता है सब लोग कर दें, जितने भी लोग पहले खादिमुल हुज्जाज बन के गए, लेकिन उसमें से रिपीटर्स को 20% ही लिया जाएगा। टोटल जितना जो है कि खादिमुल हुज्जाज की जो पोस्ट है उसमें से 20% ही रिपीटर लिए जाएंगे। और स्टेट हज इंस्पेक्टर की जो मिनिमम क्वालिफिकेशन होगी, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, वो ग्रेजुएशन होना चाहिए। ग्रेजुएशन की डिग्री कम से कम होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम में, किसी भी इंस्टीट्यूट से। और इनका जो सिलेक्शन होएगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के थ्रू होएगा, और उसके बाद जो है कि उनका एक इंटरव्यू होगा। पहले तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होएगा एक उनका, उसके बाद जो है कि अगर उसमें सिलेक्शन इनका हुआ तो उसके बाद इंटरव्यू होगा। जो भी स्टेट हज इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो फिजिकली फिट होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, और जिससे कि वो जो है कि जो काम है वहाँ पे हाजियों का हेल्प करने का और वहाँ का जो हज ऑपरेशन पूरा कार्यक्रम संभालने का वो अच्छे तरीके से कर सके। और इसके लिए उन्हें एक फिटनेस सर्टिफिकेट, फिजिकल फिटनेस सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। इसके लिए हज कमेटी एक जो है कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट भी करवाएगी, जिसके थ्रू उनको मालूम पड़े कि जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं वो फिजिकली फिट है कि नहीं। और इसके पहले एप्लीकेशन के टाइम में ही इनको जो है कि एक फिटनेस सर्टिफिकेट, जैसा कि नॉर्मल हाजियों ने फिटनेस सर्टिफिकेट दिया हुआ था, मेडिकल स्क्रीनिंग फिटनेस सर्टिफिकेट, उसी तरीके से एक गवर्नमेंट डॉक्टर से उनको जो है कि फिटनेस सर्टिफिकेट जमा करना पड़ेगा, सबमिट करना पड़ेगा। और अगर उसमें कोई फॉल्स, कुछ गलती पाई जाती है, कोई गलत इन्फॉर्मेशन पाई जाती है, तो जो डॉक्टर इशू कर रहा है उसके ऊपर कार्रवाई होगी। जो भी एप्लीकेंट स्टेट हज इंस्पेक्टर के पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनको टेक सेवी होना चाहिए, मतलब टेक्नोलॉजी अच्छे से आना चाहिए, आईटी वगैरह के बारे में अच्छी जानकारी, इंटरनेट उनको चलाना चाहिए, स्मार्टफोन आना चाहिए, लैपटॉप और मोबाइल चलाना आना चाहिए, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस भी अच्छे तरीके से चलाना आना चाहिए। और जो भी ये एप्लीकेंट होंगे, स्टेट हज इंस्पेक्टर्स होंगे, उनको अपने उस प्रदेश की जो भाषा है, वहाँ की लोकल भाषा, जो हाजियों की भाषा है, जैसे कि अगर कोई बंदा कर्नाटक से है तो उसको कन्नड़ा आनी चाहिए, उसी तरीके से अगर महाराष्ट्र से है तो उसको जो है कि मराठी आनी चाहिए, और गुजरात से है तो उसको गुजराती आनी चाहिए। इस तरह जिस भी स्टेट से है वो भाषा, लोकल भाषा उसको आनी चाहिए, जिससे हाजियों से बात करने में आसानी, हाजी भी उसकी बात समझ सकते हैं और अपनी बात उस तक पहुंचा सके, तो बहुत अच्छे तरीके से कम्युनिकेशन होगा। तो लोकल जो लैंग्वेज है वो बहुत जरूरी है। और ऐसे कैंडिडेट को जो प्रेफरेंस दिया जाएगा, तवज्जो दी जाएगी, जिनको अरबी अच्छे तरीके से बोलने आती है। और ये सारे जो एप्लीकेंट्स होंगे स्टेट हज इंस्पेक्टर वाले, इनको जो वैक्सीनेशन सऊदी अरेबिया जो भी वैक्सीनेशन मांगती है कि ये वैक्सीन लगी होनी चाहिए, वो सारे वैक्सीन इनको लगी होनी चाहिए, उसका सर्टिफिकेट इनको देना पड़ेगा। जैसा कि सऊदी अरेबिया की हेल्थ गाइडलाइन में हाजियों के लिए 2025 के हाजियों के लिए बताया गया है, तो उनको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा इसके बारे में। और 2025 के लिए स्टेट हज इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए वही अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने पहले हज या उम्रा किया होगा। जिन्होंने हज उम्रा नहीं किया है और वो स्टेट एम्प्लॉइज है तो भी वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सिलेक्शन के बाद जो ट्रेनिंग के कैंप्स लगेंगे, जो ट्रेनिंग प्रोग्राम किए जाएंगे स्टेट हज इंस्पेक्टर के लिए स्पेशली, उसको हर स्टेट हज इंस्पेक्टर जिसका चयन किया गया है, जिन्हें चुना गया है, उसको अटेंड करना कंपलसरी है। अगर वो अटेंड नहीं करेंगे बिना किसी लॉजिकल रीजन के, तो उनका जो है कि कैंडिडेचर कैंसिल किया जा सकता है, उनको जो है कि रिजेक्ट कर दिया जा सकता है उनका एप्लीकेशन। और ये जो एप्लीकेंट्स हैं उनका सबसे बड़ा जो रिक्वायरमेंट ये है कि वो स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के रेगुलर एम्प्लॉइज होने चाहिए। उसमें जो है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पैरामिलिट्री फोर्सेज, ऑटोनोमस बॉडीज एंड पीएसयूज ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, ये सारे रेगुलर वाले जो एम्प्लॉइज होंगे, इतने सारे डिपार्टमेंट में काम करने वाले, वो ही अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे एम्प्लॉय जो टेम्पोररी, पार्ट टाइम, सीजनल, कॉन्ट्रेक्चुअल या एडहॉक, इस तरह से जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वगैरह पे रखे गए हैं, किसी स्पेसिफिक काम के लिए रेगुलर एम्प्लॉइज नहीं है गवर्नमेंट के, उनको अप्लाई करने का अधिकार नहीं है, वो इस पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और जो ए क्लास के सीनियर ऑफिसर्स होते हैं, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट के, वो भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। और जिस स्टेट से इनका जो है कि एप्लीकेशन हो रहा है, उस स्टेट के स्टेट हज कमेटी या वक्फ बोर्ड के जो परमानेंट एम्प्लॉइज हैं, उनमें से सिर्फ कोई भी स्टेट हज कमेटी 15% मेंबर को ही, जो टोटल उस स्टेट का मतलब कोटा होएगा स्टेट हज इंस्पेक्टर का, उसमें से 15% ही ऐसे मेंबर्स को जो कि स्टेट हज कमेटी या वक्फ बोर्ड के परमानेंट एम्प्लॉइज हैं, उनको जो है कि मनोनीत कर सकता है, नॉमिनेट कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं। जो भी एप्लीकेंट है उसको अपने एम्प्लॉयर से, जहां वो काम कर रहा है उस डिपार्टमेंट से, एक एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट
लेना पड़ेगा कि मैं हज पे जाऊंगा और हज पे इस काम के लिए जा रहा हूँ, और जो छुट्टी होएगी उतने दिनों की छुट्टी उसको मंजूर होनी चाहिए अपने डिपार्टमेंट से। और जो भी सेलेक्ट किया जाएगा स्टेट हज इंस्पेक्टर के तौर पे, वो अपने फैमिली को साथ में नहीं ले जा सकता है किसी भी कीमत में। उससे जो है कि अपने फैमिली के साथ में नहीं जाने दिया जाएगा, या उसकी फैमिली को उसको साथ नहीं जाने दिया जाएगा। और जो भी स्टेट हज इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो किसी भी तरीके से, जैसे हज उम्रा का ग्रुप है उनका, उम्रा की जो है कि एजेंसी है उनकी, तो वो किसी भी तवाफा कंपनी से उनका कोई कनेक्शन नहीं होना चाहिए। सऊदी में किसी मौलम से उनका डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होना चाहिए, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। और जो स्टेट हज इंस्पेक्टर होंगे वो किसी भी हाजी से किसी भी तरीके का पैसा वगैरह नहीं ले सकते हैं, कोई गिफ्ट इस तरह से नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इनका जो भी काम है, सर्विसेज है, वो फ्री ऑफ कास्ट इनको देनी है, क्योंकि इनका जो खर्चा है वो स्टेट हज कमेटी और सेंट्रल हज कमेटी ऑलरेडी दे रहे हैं, इनको एक पैसा नहीं लगाना पड़ रहा है। और ऐसे रिपीटर खादमिल हुज्जाज जो इस साल जो है कि स्टेट हज इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, जिनके बारे में CGI जिद्दा ने जो है कि गलत इन्फॉर्मेशन, मतलब अनसेटिस्फैक्ट्री रिमार्क दिया हुआ है कि इन्होंने पहले काम अच्छा नहीं किया है, एडवर्स उनके बारे में रिपोर्ट है, और या मतलब किसी और तरीके से हज के डिप्यूटेशन में गए हुए हैं, हज के टाइम पे काम में इंडियन हज मिशन के थ्रू गए हुए हैं और उनका काम काज वहाँ अच्छा नहीं पाया गया है। हज कमेटी CGI जिद्दा ने उनके बारे में जो है कि निगेटिव रिपोर्ट दी है, तो ऐसे लोग भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। और जो भी अप्लाई कर रहे हैं उनको ध्यान देना है कि वो लोग बहुत ही कमिटेड और कम्पिटेंट होने चाहिए, मतलब जिम्मेदार लोग होने चाहिए ये काम करने के लिए। अगर कोई भी अपना काम सही से करता हुआ नहीं पाया जाएगा या हाजियों को बीच रास्ते में छोड़ता हुआ पाया जाएगा, उनको जिम्मेदारियां नहीं सही से निभाएगा, तो उसे जो है कि कभी भी जो है कि बीच काम में ही उसको वापस बुलाया जा सकता है और उसके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिया जाएगा। ऐसे लोग जो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, जिन्होंने अच्छे से अपनी ड्यूटीज नहीं निभाई है, जिनके बारे में CGI जिद्दा ने रिपोर्ट की है, निगेटिव रिपोर्ट की है, तो उन्हें आगे से स्टेट हज इंस्पेक्टर के लिए अप्लाई करने के लिए ब्लैक लिस्टेड कर दिया जाएगा। जिंदगी में फिर वो कभी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। इसके साथ ही हज कमेटी ने ये भी बताया हुआ है इस सर्कुलर के जरिए, सर्कुलर नंबर 20 के जरिए, कि इनके रोल्स क्या रहेंगे, मतलब इनकी भूमिका क्या रहेगी हज 2025 में। सबसे पहला काम ये है कि इनका जो फ्लाइट होगी वो उन्हीं हाजियों के साथ होगी जिन हाजियों के स्टेट हज इंस्पेक्टर बना के भेजे जा रहे हैं। तो इनको कोई किसी भी कीमत पे अलग फ्लाइट नहीं दी जाएगी, मतलब उनको चॉइस करने का चांस नहीं रहेगा कि हम अपनी फ्लाइट आगे पीछे ले सकते हैं। जिस फ्लाइट के स्टेट हज इंस्पेक्टर बना के भेजे जाएंगे उसी फ्लाइट में इनको जाना होगा और उसी फ्लाइट में इनको आना भी होगा। तो दोनों तरीके से मतलब उनके साथ ही रहेंगे, मतलब थ्रू आउट जर्नी इनको साथ ही रहना है, फ्लाइट में भी, बिल्डिंग्स में भी, मक्का मदीना हज सब जगह, और रिटर्निंग फ्लाइट के टाइम पे भी सब साथ में इंडिया से जाएंगे और साथ में इंडिया आएंगे हाजियों के साथ ही। और इन हाजियों को जो है कि हज के दौरान हाजियों की मदद करनी है और उस टाइम पे इनको सऊदी अरेबिया में ही रहना है, मतलब जितने दिन इनके हाजी रहेंगे उतने दिन इनको वहाँ पे रहना है, ये इधर उधर कहीं जा नहीं सकते हैं, क्योंकि इनकी ड्यूटी है हाजियों की हेल्प करने के, असिस्ट करने के। और इसके लिए उनको जो सलाह दी जाती है कि आप जो है कि अपना जो सऊदी अरेबिया का हज का उम्रा का ये सारा जो नॉलेज है उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, जिससे कि हाजियों को आप अच्छे से मदद कर, जितनी अच्छी नॉलेज रहेगी उतना अच्छे से आप मदद कर पाएंगे। और इनको जो है कि इम्बार्केशन पॉइंट पे यहाँ से जाने के टाइम पे भी और वहाँ से आने के टाइम पे पहले से ही प्रेजेंट रहना पड़ेगा, वहाँ पे मौजूद रहना पड़ेगा, जिससे कि कोई ज़रूरत पड़े तो वहाँ से हाजी इनको कांटेक्ट कर सकें। और जिद्दा या मदीना में जहाँ पहले ये जाएंगे, जिस तरह की फ़्लाइट होएगी, तो उनको वहाँ जाते ही सबसे पहले जो HSI सेल रहेगा, मतलब स्टेट हज इंस्पेक्टर सेल वहाँ एक बनाई जाएगी इंडियन हज मिशन के जरिए। तो वहाँ पे जाके सबसे पहले इनको रिपोर्ट करना है और उसके बाद जो इंस्ट्रक्शन वहाँ दिया जाएगा वो इंस्ट्रक्शन के हिसाब से आगे काम करना है। और इनका जो काम काज होएगा वो CGI जिद्दा यानी कौंसलेट जनरल ऑफ इंडिया जिद्दा के निगरानी में होगा। और इनको जो है कि डेली बेसिस पे जो है कि CGI को रिपोर्ट करना पड़ेगा कि आज क्या क्या घटनाएं हुई, आज हमने क्या काम किया, जो हमको ड्यूटीज दी उस तरह से उसका हमने जो है कि सही तरीके से वो ड्यूटीज पूरी की नहीं की, और उसमें जो भी प्रॉब्लम्स आई उसका रिपोर्ट एक डेली के डेली कौंसलेट जनरल ऑफ इंडिया जिद्दा के ऑफिस में देना पड़ेगा। और जो भी स्टेट हज इंस्पेक्टर्स होंगे उनको अपने जो हाजी होंगे, जो उनको 150 हाजी देंगे, उनका सारा का सारा कॉन्टेक्ट नंबर, नेम, फोन नंबर, ये सारी चीज़ें उनको लेके रखना पड़ेगा और उनके रेगुलर कॉन्टेक्ट में रहना पड़ेगा। तो मतलब जब भी हाजी उनसे कॉन्टेक्ट करना चाहे तो वो अवेलेबल होना
चाहिए और इजीली, जैसे कि आप व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह बना सकते हैं जिससे कि आप इजीली उनसे कांटेक्ट में रहें, जब भी हाजी चाहे आपको फ़ोन कर सके या मैसेज कर सके। और जो हज सुविधा ऐप और उनको एक रजिस्टर दिया जाएगा मेंटेन करने के लिए, उसमें उन सभी हाजियों के नाम, नंबर और बाकी के डिटेल्स, बिल्डिंग नंबर वगैरह रहने चाहिए प्रॉपरली, जिससे कि हज कमेटी उनके कनेक्शन में रहे और जानकारी रहे कि आप प्रॉपरली काम कर रहे हैं कि नहीं। अगर किसी हाजी का कोई मामला होता है मोल्लिम से रिलेटेड, क्योंकि सब जानते हैं कि मोल्लिम जो है कि वो डायरेक्ट हज कमेटी से जो है कि वो कांटेक्ट करता है, उसके लिए जिम्मेदार है, इंडिविजुअल हाजियों की बात वो लोग नहीं सुनते हैं। तो अगर कोई ऐसा मसला होता है, जैसे किसी बिल्डिंग में कोई ऐसा प्रॉब्लम है, लिफ्ट का प्रॉब्लम है, वॉशिंग मशीन का प्रॉब्लम है, बेड्स का प्रॉब्लम है, इस तरह से कोई सर्विसेज का, एसी वगैरह का प्रॉब्लम है, प्लस हज के दौरान जो काम है मोल्लिम के वो सब प्रॉपर नहीं हो रहे थे, अगर कोई हाजी कंप्लेन करना चाहता है तो उसका डिटेल लेके, उसका रिटर्न कंप्लेंट लेके आप जो है कि सीजीआई जद्दा तक पहुंचाएंगे, फिर वहां से उसका जो है कि जो भी सॉल्यूशन होगा किया जाएगा। और मोल्लिम के साथ बात करने में इनको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि उसके साथ जो है कि हार्श नहीं होगा, क्योंकि वो सऊदी नेशनल होता है और उसकी जिम्मेदारी, उसका जो भी कानून है वो सऊदी कानून उस पर लागू होता है, इंडियन कानून नहीं लागू होता। इसलिए हार्श वर्ड उनसे जो है कि झगड़ा झंझट में पढ़ने से बचे, अपना जो काम है उसको रिपोर्ट करें। अगर वो नहीं कर रहा है तो आप जो है कि सीजीआई के ऑफिस में बता दें कि इस तरह का प्रॉब्लम हुआ था, हमने इस तरह से बात की और सोल्यूशन मिला नहीं मिला, इसके बारे में आगे जो भी काम करना होगा वो सीजीआई जद्दा ही करेंगे। और जब उनकी रिटर्न फ्लाइट होगी तो उससे पहले स्टेट हज इंस्पेक्टर को एक प्रॉपर रिपोर्ट, डिटेल रिपोर्ट बना के हाजियों को क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, हमने किस तरह से सोल्यूशन किया, डे बाय डे जो रिपोर्ट रहेगी वो पूरी रिपोर्ट बना के सीजीआई के ऑफिस में उनको जमा करना पड़ेगा। और ये जो स्टेट हज इंस्पेक्टर होंगे, इनका जो वहाँ पे रहना है, ये जो जर्नी है हज की जिसके लिए वो भेजे जा रहे हैं, ये उनकी ड्यूटी में शामिल किया जाएगा। मतलब इनकी हाजिरी यहाँ पे जिस ऑफिस में है वहाँ लगती रहेगी, ये ड्यूटी पे है, इसलिए इनको कोई टीएडीए अलग से नहीं अलाउ किया जाएगा। और स्टेट हज कमेटीज को ये सलाह दी गई है कि ये जो सर्कुलर है इसको अच्छे तरीके से वहाँ की लोकल भाषा में, जिस स्टेट का आप स्टेट हज कमेटी, उसका जो लोकल भाषा है उसमें इसको ट्रांसलेट करा सकते हैं, जिससे कि जो एप्लीकेंट है, आवेदक है, अप्लाई करने वाले हैं, उनको पूरी तरीके से ये चीज़ समझ में आ जाए, टर्म्स एंड कंडीशंस, मतलब अप्लाई करने से पहले कि मतलब ऐसा बंदा जिसने कि बहुत सारे ऐसे लोग जो नहीं जानते हैं कि स्टेट हज इंस्पेक्टर या खादिमुल हुज्जाज सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ही हो सकते हैं और जिन्होंने पहले हज किया वो वही हो सकते हैं। तो वो लोग ये सोचते हैं कि मतलब इसमें तो फ्री में हज कराया जाता है और हज करने के लिए आसानी से मतलब काम हो जाएगा, पैसा भी नहीं लगेगा, तो वो जनरल लोग जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज नहीं है वो भी जो है कि अप्लाई करने लगते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि सब लोगों को ये जानकारी दी जाए कि अगर आप गवर्नमेंट ऑफिशियल नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए जिस स्टेट का जो लोकल लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में जो है कि इसको ट्रांसलेट करा के लोगों में बांटा जाए, अपनी अपनी स्टेट हज कमेटी की जो वेबसाइट्स वगैरह है, जो ऑफिसेज है वहाँ पे ये लगाया जाए, जिससे कि लोग अपनी भाषा में पढ़ के इसको प्रॉपरली समझ लें कि इसको कौन कौन अप्लाई कर सकता है। और सबसे बड़ी बात आखिर में ये कि अगर कोई स्टेट हज इंस्पेक्टर अपनी ड्यूटीज को प्रॉपरली नहीं करता है, उसके बारे में जो है कि नेगेटिव रिमार्क्स या फीडबैक आता है हाजियों की तरफ से, और जिन्होंने जो है कि अगर हाजियों को बीच रास्ते में छोड़ दिया, उनको जो काम करना था, जो ड्यूटीज करनी थी वो नहीं किया, सर्विसेज देनी थी वो नहीं दिया, या अपना मोबाइल बहुत देर के लिए उसने जो है कि बंद रखा, जो कि हज सुविधा ऐप के थ्रू जो है कि कनेक्टेड है और बार बार कोशिश करने पे भी जो है कि कांटेक्ट में नहीं हुआ हज कमेटी के जरिए और हाजियों के जरिए, और बिना किसी लॉजिकल तार्किक जो है कि रीजन के कारण के वो जो है कि इस तरह से गायब हो गया, तो उसके ऊपर नेसेसरी एक्शन लिया जाएगा। और जो है कि इसमें यहाँ तक हो सकता है कि उसको तुरंत जो है कि इंडिया वापस भेज दिया जाए, सऊदी अरेबिया, चाहे जिस भी स्टेज से रहे, हज कंप्लीट हुआ रहे नहीं हुआ रहे, जो भी होगा, अगर इस तरह का कोई मामला पाया गया तो उसे तुरंत इंडिया वापस भेज दिया जाएगा। और उसके जो डिपार्टमेंट में और उसका जो डिपार्टमेंट है, एम्प्लॉयर है, जहाँ से जिस डिपार्टमेंट में वो काम करता है, वहाँ पे भी ये रिपोर्ट भेजी जाएगी कि इनके खिलाफ जो है कि डिसिप्लिनरी जो भी उस ऑफिस का जो सिस्टम है, कानून है, उसके हिसाब से कार्रवाई की जाए। और जो स्टेट हज कमेटी जो होंगी वो इनका जो एप्लीकेशन आएगा उसका डेटा प्रॉपरली चेक करेंगी, सही तरीके से अपने आप को जो है कि वेरिफिकेशन वगैरह करके, फिर उसके बाद जो है कि और अपना जो है कि स्टैंप वगैरह लगा के कि हमने इनको प्रॉपरली जो है कि चेक कर लिया है, और फिर जो है कि वो हज कमेटी ऑफ इंडिया को ये रिपोर्ट भेज सकते हैं। और एक कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होएगा ऐसे लोगों का जिन्होंने एप्लीकेशन किया और सिलेक्शन हो जाएगा, और उनका फिर इंटरव्यू होगा। उसके बाद जो है कि स्टेट हज कमेटी जो है कि अगर एप्लीकेशन जितना कोटा उससे ज़्यादा आया हुआ है तो मतलब सिलेक्टेड और वेट लिस्टेड दोनों का डेटा बना सकती है,
और वो जो है कि हज कमेटी को भेज सकते हैं। और इसके लिए जो हज कमेटी ने कानून बनाया हुआ है कि 150 हाजियों पे एक हाजी एक हज इंस्पेक्टर भेजा जाएगा, तो उसको जो है कि ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा स्टेट हज कमेटीज को स्पेशली, कि हर डिस्ट्रिक्ट से बराबर जिस जिले में जितने हाजी जा रहे हैं उसी हिसाब से जो है कि खादिमुल हुज्जाज यानी स्टेट हज इंस्पेक्टर का सिलेक्शन हो। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि दूसरे डिस्ट्रिक्ट के जो एप्लीकेंट है उनको किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जो है कि खादिमुल हुज्जाज बना के भेज दिया जाए और उस डिस्ट्रिक्ट के एप्लीकेंट कम हो या ना हो और वहाँ के खादिमुल हुज्जाज ना हो, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट में भी बोली भाषा अलग होती है, तो उसको जो है कि समझने के लिए अगर उसी डिस्ट्रिक्ट का उसी जिले का बंदा रहेगा तो बहुत ही आसानी होगी। इसलिए इसको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है स्टेट हज कमेटीज़ को। और उसी तरीके से जैसे आम हाजियों का वेट लिस्टिंग और जो है कि सिलेक्शन वाला मामला होता है, तो अगर जो सिलेक्टेड एप्लीकेंट्स है अगर वो किसी तरीके से नहीं आते हैं या किसी लेटर स्टेज पे अयोग्य पाए जाते हैं, अगर उनका कैंसिल होता है, तो जो वेट लिस्टेड वाले रहेंगे, वेटिंग वाले जो स्टेट हज इंस्पेक्टर रहेंगे, उनको जो है कि 1 by 1 सिलेक्शन दिया जाएगा। तो जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स होंगे स्टेट हज कमेटीज के, उनको जो है कि पूरी तरीके से यह एतमाद होना चाहिए कि जिन्होंने एप्लीकेशन किया हुआ है वो पूरी तरीके से फिट है एप्लीकेशन करने के लिए, तो उसके लिए वो पूरी तरीके से उनका वेरीफाई करके और उनको एक सर्टिफिकेट इशू करेंगे कि हाँ ये जो है कि हज इंस्पेक्टर बनने के लायक है, और जो है कि हज कमेटी ने इनको प्रॉपरली चेक कर लिया गया। और जैसे कि पहले होता था कि एक स्टेट हज इंस्पेक्टर यानी खादिमुल हुज्जाज जो होता था कि सिर्फ 2 बार जिंदगी में जा सकता था, इस बार उसको 3 साल किया गया है। तो सब स्टेट हज कमेटी को एप्लीकेशन को आगे बढ़ाने के लिए सिलेक्शन करके हज कमेटी को देने से पहले ये ध्यान रखना है, ये सर्टिफिकेट देना है कि ये जो खादिमुल हुज्जाज बन के जा रहे हैं यानी हज इंस्पेक्टर बन के जा रहे हैं, ये मतलब 3 बार से ज्यादा इनका नहीं हो रहा है। मतलब अब तक इन्होंने 2 बार और किया है, तीसरी बार है या फर्स्ट है फ्रेशर है, मतलब 3 बार से ज्यादा उनको अलाउ नहीं किया जाएगा। कितना भी अच्छा काम हो कुछ भी हो, लेकिन एक हज इंस्पेक्टर लाइफ में सिर्फ 3 बार ही एज ए हज इंस्पेक्टर बन के जा सकता है, नहीं अप्लाई कर सकता है। और ये जो स्टेट हज कमेटी को अपना जो स्टेट हज इंस्पेक्टर का जो लिस्ट है उसको चेकिंग वगैरह सारा वेरिफिकेशन करके सारा डेटा रेडी करके अपलोड करके उसको जो है कि हज कमेटी की जो साइट है या उनका जो डेटाबेस सिस्टम है वहाँ पे 10 जनवरी 2025 तक जमा कर देना है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो एप्लीकेशन है वो 4 जनवरी को क्लोज हो रहा है और 7 दिन हज कमेटी उसको चेक करेंगी स्टेट हज कमेटी, और प्रॉपरली होने के बाद फिर आगे वो डेटा सेंट्रल हज कमेटी को यानी हज कमेटी ऑफ इंडिया को भेजेंगी। और ये जो चीजें हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और इंटरव्यू ये सब स्टेट हज कमेटी ही करेगी। जिस स्टेट के एप्लीकेंट होंगे वहाँ के उनके स्टेट हज कमेटी ही करेगी। सब कुछ फाइनल करने के बाद ये जो है कि सेंट्रल हज कमेटी को ये डेटा भेजेगी। ऐसी कंडीशन में अगर स्टेट हज कमेटी टाइम पे जो है कि अपने स्टेट से स्टेट हज इंस्पेक्टर का लिस्ट सिलेक्शन का लिस्ट हज कमेटी को नहीं भेजती है, जैसा कि 10 जनवरी 2025 बताया गया हुआ लास्ट डेट, जब तक कि चेंज ना हो, तो अगर उसके बाद भी ये नहीं देते हैं तो उस स्टेट के लिए स्टेट हज इंस्पेक्टर हज कमेटी ऑफ इंडिया यानी सेंट्रल हज कमेटी चुन सकती है। तो जो भी स्टेट हज कमेटी है उनको बहुत ही ध्यान देना है टाइम बाउंड मैनर में, कि जो टाइमलाइन है उसको ध्यान में रख के उसी टाइम पे ले जाके जो है कि हज कमेटी के जो डेटा सिस्टम है साइट है वहाँ पे सिस्टम में अपलोड कर देना अपना सिलेक्शन, कितने स्टेट इंस्पेक्टर को आपने सेलेक्ट किया, कितने को वेटिंग में रखा है, वो सारा डेटा इनको 10 तारीख से पहले यानी 10 तारीख तक यानी 10 जनवरी 2025 तक कैसे भी जमा कर देना है। अगर नहीं जमा कर पाएंगे तो उसके बाद जो है कि हज कमेटी अपना एक्शन लेगी, अपने हिसाब से जो है कि उस स्टेट के लिए स्टेट हज इंस्पेक्टर सेलेक्ट कर सकती है। तो ये सर्कुलर नंबर 20 जो कि 20 दिसंबर 2024 को आया है, ये 4 पेज का सर्कुलर है। हज कमेटी की साइट पे आप जाके सर्कुलर्स के अंदर हज 2025 में सर्कुलर नंबर 20 को देख सकते हैं और प्रॉपरली इसको पढ़ सकते हैं, उसको अपनी भाषा में ट्रांसलेट करवा के पढ़ सकते हैं, जिससे कि पूरी तरीके से आपको क्लैरिटी आ जाए, तब जाके आप एप्लीकेशन करें। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो स्टेट हज इंस्पेक्टर के एप्लीकेशन के बारे में। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लें जिसमें आपके सवालों के जवाब दिए जाते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगली वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।